love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड आगे करते हैं अपन स्टार्ट, क्योंकि अपन ने लास्ट वन में करा था अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण। अब अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक छोटा सा है कि द्विध्रुव के कारण बल एवं बलागुण का चैप्टर आपका हो जाएगा, हैज बीन कंप्लीटेड। और फिर न्यूमेरिकल से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो, आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है इसके, और उससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसके सारे न्यूमेरिकल्स नीट में भी पूछे जाते हैं, आपके जेई में भी पूछे जाते हैं, या बेसिक्स आपके आप जैसे आरआरबी का एग्जाम देते हैं या कोई सा भी एग्जाम दोगे तो आपके फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर तो बेसिक है, ये तो पूछा जाता है आपसे। तो आप इसको कंटिन्यू करते हैं अपन। तो अब आज का टॉपिक है अपना विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष रेखा पर स्थित बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्ष रेखा पर कोई बिंदु लिया था, विद्युत द्विध्रुव लिया, अक्ष पर एक बिंदु P लिया था, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली 2kP/r³। अब अपन निकाल रहे हैं अगर वो बिंदु अक्षीय रेखा पर नहीं होके निरक्ष रेखा पर हो, तो देखते हैं डायग्राम देखना एक बार। यानी कि ये है माइनस का Q आवेश और ये आपका प्लस का Q आवेश, ठीक है। ये यानी कि ये बन गया आपका द्विध्रुव, और इसके मध्य बिंदु O मान लेते हैं, इसका मध्य बिंदु O है, ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट। निरक्ष ये अगर बिंदु में इस लाइन पे कहीं लेता तो होता अक्ष रेखा पर स्थित, लेकिन अब मैं लूंगा निरक्ष। निरक्ष होती है इसके मध्य बिंदु से लंबवत जाने वाली रेखा को निरक्ष रेखा कहते हैं द्विध्रुव की। तो मैं ले लेता हूं कोई निरक्ष रेखा बना लेता हूं मैं आपकी, ये है आपकी निरक्ष रेखा, ठीक है। ये है आपका बिंदु P, जिसपे आपको क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और OP वहां पे भी अपन ने क्या लिया था, R लिया था, तो यहाँ पे भी OP क्या होगा, R होगा। मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, उसमें पॉइंट आपका इस अक्ष रेखा पर था, इसमें क्या आ जाएगा, निरक्ष रेखा पर आपका पॉइंट आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र अगर मेरे को दिखाना है तो पहले तो इसको मिला दूं मैं, ठीक है। और माइनस के कारण मैंने पहले ही बता दिया विद्युत क्षेत्र जो होगा अंदर की तरफ होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी मैं अंदर की तरफ ही दिखा दूं। E है ये, इसको नाम दे देता हूं मैं E1, ठीक है। इसको नाम दे देता हूं मैं E1 दे देता हूं। और प्लस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखानी है, तो इसको इससे पहले मिला दे, डायरेक्शन अपने आप आ जाएगी, ये इसको इससे मिला दिया अपन ने। और बिंदु P पर प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी, क्योंकि प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर क्या होगी, बाहर की तरफ। तो अपन ने इसको बना दिया E2, ठीक है। यानी कि ये E1 हो गया, ये आपका E2 हो गया, ठीक है। आप इसको वेक्टर से भी शो कर सकते हो, क्योंकि वेक्टर से ही इसके डायरेक्शन का पता चलेगा। तो E2 वेक्टर, ये एंगल है थीटा, और ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब एक्चुअली में जब भी कोई आपका डायग्रामेटिकल आपने प्रॉब्लम सोल्व करी होगी, किसी एंगल थीटा पे होता है, तो आपकी वैल्यू निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो आप क्या करोगे, इसको कंपोनेंट में डिवाइड करोगे, यानी कि इसको घटकों में डिवाइड करोगे। यानी कि अपन ने जो अपना जो कैलकुलेशन इजी वे में जो होता है वो होता है, अगर अपन या तो हॉरिजॉन्टल चले या वर्टिकल चले, तो इसके कंपोनेंट अपन तोड़ेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। तो चलो देखो, पहले मैं पहले E2 के कंपोनेंट कर देता हूं। एक तो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ऊपर, एक होगा हॉरिजॉन्टल। तो E2 को मैंने दो में तोड़ दिया, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। अब थीटा कौन सा होगा, देखो ये थीटा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, थीटा। पता है आपको कि अगर मैं कहीं पे भी पैरेलल लाइन, किसी भी इंक्लाइंड लाइन पर अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, तो सारे एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये थीटा ही होगा, तो यहाँ पे ये हो गया थीटा। अब थीटा जिसके साथ बनता है वो कंपोनेंट कौन सा होता है, कोस कंपोनेंट। तो ये E2 वेक्टर कोस थीटा, ये होगा आपका E2 वेक्टर, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट है, तो आपको पता है वर्टिकल कंपोनेंट क्या होते हैं, साइनसोइडल, यानी कि साइन थीटा हो गया। ये एंगल थीटा है। अब E1 वेक्टर के कंपोनेंट कर रहा हूं, देख लेना आप। E1 वेक्टर का एक होगा हॉरिजॉन्टल तो मेरे को इसी लाइन पे मिल जाएगा, यानी कि E1, और एक होगा E1 का ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। अब थीटा की बात है, तो यहाँ देखो Z बन रहा है, आपको पता है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो यहाँ पे E1 का ये कंपोनेंट होगा E1 वेक्टर कोस थीटा। थीटा क्यों, क्योंकि जिसके साथ थीटा बनता है वो कोस कंपोनेंट होगा, और ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये होगा आपका E1 वेक्टर साइन थीटा। क्लियर है, सारे कंपोनेंट अपन ने बना लिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका डायग्राम थोड़ा सा कंप्लीट हुआ। अब मैं थोड़ा सा इसके बीच में द्विध्रुव के बीच में डिस्टेंसेस बता देता हूं।
तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी a और यहां से यहां तक की भी होगी a और टोटल आपको पता है कितनी है 2a। तो ये टोटल आपकी हो जाएगी 2a। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की बात करेंगे तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माइनस q से प्लस q की ओर होगा। तो मैं यहाँ पे p वेक्टर करके, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे शो करते हैं, p वेक्टर से, तो p वेक्टर की डायरेक्शन इधर है। बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखना ताकि ऊपर वाली जो कैलकुलेशन जब मेरे आएगी तो मैं उसको आगे डील कर पाऊंगा। ठीक है, यहां पे थोड़ा डायग्राम में देखोगे तो OP अपने पास है R, ठीक है, और OA बराबर OB बराबर अपने पास क्या है A। लेकिन मेरे पास BP नहीं है और AP नहीं है। तो पहले मैं BP जितना आएगा उतना ही AP आएगा, क्योंकि देख लो बिल्कुल ये है सेम ट्राइंगल है, ठीक है, और ये एंगल 90 है। तो मेरे को निकालना है, एक निकाल लू BP, उतनी की उतनी क्या हो जाएगी AP हो जाएगी। तो अपन निकालते हैं BP किससे निकालेंगे, त्रिभुज ले रहा हूं मैं OPB या OBP से। तो आप देखो BP क्या होगी, BP 90 के सामने वाली भुजा, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है कर्ण, और एंगल किसी भी एंगल थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब। तो अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगी, पाइथागोरस है, सिंपल है, BP का स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा OP का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो OP आपके पास में R स्क्वायर, OB आपके पास में A स्क्वायर। तो फाइनली आपको यहां से BP कितना मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे BP स्क्वायर चल रहा है। तो BP चाहिए तो इसका इस पे अंडरूट लगा दो या हाफ पावर इधर शिफ्ट कर दो, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर हाफ, और ये का ये आपके क्या हो जाएगा BP बराबर AP भी सेम आपका हो जाएगा। तो ठीक है, तो BP आपके पास में मैं लिख देता हूं इसी में डायग्राम में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर हाफ, और इधर भी क्या आ जाएगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर हाफ। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात आई कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने से पहले मैं पहले E1 और E2 की वैल्यू तो निकाल लूं कि E1 और E2 है कितना। तो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश ले रहा हूं के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि होगी E1 वेक्टर। और आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नॉर्मल फॉर्मूला होता है KQ/R स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा K और Q कौन सा है, माइनस का Q, क्योंकि A पे आप देखो तो चार्ज क्या है, माइनस का है। K माइनस Q अपॉन R की जगह क्या है यहाँ पे, क्योंकि A और P की डिस्टेंस ही यहाँ पे R होगी, इसके लिए R क्या होगी, उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी क्या है R। तो यहाँ पे है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर हाफ का स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि R तो ये हो गया का स्क्वायर, ठीक है। और आप यहाँ पे बताओ कि ये यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या है, AP, देखो AP है या PA है, तो अपन लिखेंगे PA की ओर, क्योंकि अंदर की तरफ है, की ओर दिशा है। तो आप बता सकते हैं इक्वेशन नंबर ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट। अब लिखेंगे अपन प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर सेम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या आ जाएगी E2 वेक्टर इज इक्वल टू K, और यहां आ जाएगा प्लस का Q अपॉन वही डिस्टेंस यहां पे भी सेम ही मिलेगी आपको। तो यहां आ जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर हाफ का स्क्वायर डिस्टेंस, यानी कि E2 जो होगा आपका वो बाहर की तरफ होगा। देखो तो यानी कि क्या लिखूंगा कि B से P की ओर, B P की ओर। इक्वेशन नंबर आपकी हो गई सेकेंड, ठीक है। समीकरण 1 समीकरण 2 आपके पास में E का जो टोटल मान है वो निकालने से पहले मैं यहाँ पे देखता हूं इनका देखो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ प्लस आ रहा है, बाकी डायरेक्शन का ही है, बाकी परिमाण तो समान है। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से मेरे को क्या मिल रहा है, 1 व 2 से परिमाण क्या मिल रहा है, समान, दिशा भले अलग है, परिमाण क्या मिल रहा है दोनों समीकरण से समान। तो मैं परिमाण के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो E1 वेक्टर को अगर मोड में लिखूं, E2 वेक्टर को अगर मोड में लिखूं, मॉड्यूलस में लिखूं,
तो पता है आपको कि माइनस का तो सवाल ही नहीं आने का, यानी कि ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी, क्योंकि माइनस का ही दिक्कत था वो भी हट गया यहाँ पे। अगर परिमाण के रूप में देखें तो आपको मिल जाएगा के क्यू अपॉन, और आप चाहो तो इस हाफ को यहाँ से हटा सकते हो, ये स्क्वायर से हाफ कट जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर से आप हटा सकते हो, तो मैं हटा के लिख रहा हूँ, यानी कि ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ का स्क्वायर आएगा। तो आप यहां से इस स्क्वायर को हटा के इससे लिख सकते हो, तो सिंपल क्या बच जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आपका इक्वेशन नंबर आपका आ जाएगा 3rd। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और आगे चलते हैं, हटा रहा हूं मैं इसको क्योंकि ये तो आपके काम की है नहीं अब। तो समीकरण ध्यान रखना 3। अब मेरे को समीकरण 3 को देखता हूं तो मेरे को लगता है कि जब इनके परिमाण समान है तो मेरे को एक्चुअली में यहाँ पे मेरा क्या लेना, परिमाण लेना। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि यहाँ पे मेरे को E1 और E2 अगर बराबर मिल रहे हैं तो आप देखो इसके ऊर्ध्वाधर घटकों के रूप में अगर बात करें, रूप में अगर E1 वेक्टर E2 वेक्टर को बात करें तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, दोनों में साइन साइन आ रहे हैं लेकिन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। तो मैं कहूंगा कि E जो होगी आपके ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर अगर वर्टिकल डायरेक्शन में जाता हूं E वेक्टर का, तो उस केस में मेरे को E1 साइन थीटा, E1 वेक्टर साइन थीटा, और एक देखो होने तो क्या चाहिए थे, प्लस होने चाहिए, तो एक E1 साइन थीटा, अगर E2 को ले लेता हूं पहले, तो E2 वेक्टर साइन थीटा, ऊपर वाले को प्लस ले रहा हूं तो नीचे वाला क्या आएगा, माइनस आएगा E1 साइन थीटा। और आपको पता है E1 वेक्टर और E2 वेक्टर बराबर है, तो यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है तो दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ऊर्ध्वाधर दिशा में विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल नहीं मिलती है आपको। अब देखते हैं क्षैतिज दिशा में, देखते हैं क्या मिल रहा है। तो ऊर्ध्वाधर यानी कि E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा का कोई रोल नहीं होगा, यानी कि E2 और E1 में साइन थीटा का कोई भी रोल नहीं होगा। तो अपन इसको आगे करते हैं। तो क्षैतिज दिशा की बात करते हैं, तो अपन देखते हैं ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। ई क्षैतिज का क्या खेल है, ई क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज दिशा में। तो आप देखो क्षैतिज दिशा में दोनों E1 कोस थीटा भी इधर है और E2 कोस थीटा भी इधर है, तो दोनों सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो E1 वेक्टर कोस थीटा प्लस E2 वेक्टर कोस थीटा समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अगर ये भी अपोजिट डायरेक्शन में होते तो अपन इसको काट देते। तो क्षैतिज दिशा में आपको मिल रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यानी कि ये ई क्षैतिज ही अपने लिए क्या होगा, ई वेक्टर निरक्षीय। इसी को मैं क्या लिखूंगा, ई वेक्टर निरक्षीय। और इसको जब मैं इसके साथ लिखूंगा E1 वेक्टर कोस थीटा प्लस E2 वेक्टर कोस थीटा, तो यहां पे एक चीज मेरे को बतानी पड़ेगी, क्योंकि इसको मैं किसके रेस्पेक्ट में लिखूंगा, इस P वेक्टर के रेस्पेक्ट में। तो मैंने कहा था माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये बात हुई, यानी कि उधर है। जबकि मेरा जो ई निरक्षीय मेरे को किधर मिला, इधर अपोजिट। नेट जो आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर मिल रही है, P वेक्टर इधर है, तो नेट वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस का P कैप, यानी कि ई निरक्षीय जो होगा द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा के विपरीत होगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो E1 और E2 के मान रख दें, तो मान समीकरण 3 से रखने पर, समीकरण 3 से रखने पर आप यहां पे भी माइनस P कैप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आ जाएगा, ई निरक्षीय आपको मिल जाएगा E1 और E2 की जगह देखो कोस थीटा तो कॉमन है, तो E1 और E2 के मान भी सेम सेम थे, तो इसको E1 और E2 की जगह देखो, दोनों की जगह क्या आ रहा था वहां, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो दोनों में आ रहा था। और अब कोस थीटा भी दोनों में आ रहा है, तो आप इनको अलग अलग करोगे, इससे अच्छा है इसको दुगुना कर देता हूं कि दोनों जुड़ जाएंगे। तो 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां पे चलेगा माइनस का पी कैप, ठीक है। कोस, ये इसको नाम दे देता हूं मैं समीकरण, आपके समीकरण नंबर 4। त्रिभुज कोई सा ही उठा लो आप, ओ पी बी या त्रिभुज ओ बी पी से आप कोस थीटा निकाल सकते हो, क्योंकि यहां कोस थीटा हटाना है अपने को। तो कोस थीटा करोगे तो आधार बटा कर्ण, तो यानी कि ए आधार है इस त्रिभुज का,
कर्ण क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। उठा के किस में रखते हो, मान किस में रखते हैं, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में मान रखने पर ई निरक्षीय आपका मिल जाएगा। यहाँ पे ई निरक्षीय आपका मिल जाएगा 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, सॉरी 1, और इंटू यहाँ पे आ जाएगी कोस थीटा की जगह रखूंगा तो ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, और ये माइनस का पी के। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं मैं, एक बार देख लो आप, बोर्ड छोटा है तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 1 और आधी पावर कितनी हो गई, 3/2, तो इसको मैं लिख रहा हूं ई निरक्षीय वेक्टर इज इक्वल टू 2aq, यानी कि k को अगर बाहर लिख दूं तो 2aq को एक साथ लिख देता हूं, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 और आधा कितना हो गया, 3/2 माइनस का पी के। और 2aq आपको पता है 2aq द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, तो यानी कि p के बराबर होता है, तो आपका फाइनली यहां से आ जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा ई वेक्टर निरक्षीय आपका मिल जाएगा, तो k और इसकी जगह p आ जाएगा, किसकी जगह, 2aq की जगह द्विध्रुव आघूर्ण, और नीचे क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर यदि मैं यहाँ पे कह देता हूं कि आर स्क्वायर बहुत बड़ा है ए स्क्वायर से, क्योंकि आर बहुत बड़ा है ए से तो आर स्क्वायर भी बड़ा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर को यहाँ पे अपन यहीं पे कर देंगे नेग्लेक्ट, यानी कि जीरो कर देंगे, इसका होना नहीं होना वैल्यू में कोई मेन प्रभाव नहीं दिखाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3/2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का पी के, तो ये आ जाएगा ई निरक्षीय आपका आ जाएगा के पी अपॉन, देखो आर स्क्वायर और ये 2 है तो कट जाएंगे, आर क्यूब बच जाएगा यहाँ से, आर क्यूब और माइनस का पी के, ये ध्यान में रखना है, और ये आपका वेक्टर फॉर्म में। और ई अगर सिंपल लिखना है आपको बिना उसके डायरेक्शन के, बिना वेक्टर के, तो आ जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब, क्योंकि अपन ने क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब अपन ने यहाँ पे केवल परिमाण दिखाया है। तो ये हो गया आपका ई निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और एक रिलेशन यहीं पे देख लेते हैं कि ई अक्षीय अपने को कितना मिला, याद है, तो ई अक्षीय अपने को मिला, ई अक्षीय पीछे अपने को मिला, वो कितना मिला, ये मिला 2kp अपॉन आर क्यूब, है ना, ये अपना फॉर्मूला था। दोनों की तुलना करें तो तुलना से अपने को पता चल रहा है कौन सा बड़ा है, तो ई अक्षीय बड़ा है, वो भी इससे कितना बड़ा, 2 गुना। तो ई अक्षीय याद रखना, ई अक्षीय जो होता है वो 2 गुना होता है किससे, ई निरक्षीय से। ये भी क्वेश्चंस आ सकता है बोर्ड में, तो ध्यान में रखना कि बड़ा कौन सा होता है, ई अक्षीय होता है, वो कितना बड़ा होता है, ई निरक्षीय से 2 गुना बड़ा होता है। तो ये आपका होता है यहाँ पे, ये टॉपिक कंप्लीट। एंड लास्ट वन आपका टॉपिक आएगा इसके बाद, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर आपका हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। लास्ट टॉपिक है आपका किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण बल एवं बलागुण दोनों पूछे जाते हैं, बल एवं बलागुण, फोर्स एंड टॉर्क निकालते हैं किसी भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। सिंपल सा टॉपिक है, तो चलो बता देते हैं। आपका ये मान लो कोई विद्युत द्विध्रुव है, यानी कि -q + q, ठीक है, इसको किसी विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो मैं ये विद्युत क्षेत्र बना देता हूं, ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में इसको रखा है मैंने, ठीक है, ये आपका A वही, ये आपका B पॉइंट है। इसके बीच की डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस आपकी 2a, पूरी डिस्टेंस आएगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण डिस्टेंस कितनी आएगी, 2a, ठीक है। और अगर मैं, ये तो सिंपल द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, ये इसका मध्य बिंदु है, मान लेते हैं O, तो a हो जाएगी दोनों की, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर इस पे मैं एक लंब डाल देता हूं तो ये यहाँ टच करेगा, इसको इससे थोड़ा सा आगे काम आएगा, तो मैं पहले ही कर देता हूँ, इस पे मिला देता हूँ।
मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर से आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो विद्युत द्विध्रुव जो है वो कोई एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो पहले तो निकालते हैं इस पॉइंट पे ए पर बल क्या होगा, विद्युत बल आपको पता है एफ वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का क्यू इंटू ई वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे माइनस का क्यू और इसकी डायरेक्शन इधर होगी। कहां से है फॉर्मूला है ई वेक्टर से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है एफ वेक्टर अपॉन क्यू से, और यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि ये अपोजिट है विद्युत क्षेत्र के, क्योंकि ई वेक्टर इधर है एफ वेक्टर इधर लग रहा है माइनस क्यू के कारण, तो यहाँ से ये निकल गया। बी पर बल निकालना है, सेम फॉर्मूला एफ वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा प्लस का क्यू ई वेक्टर, ये याद रखना सेम कि यहाँ ई वेक्टर का फॉर्मूला बन जाता है प्लस का एफ, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि यहाँ का एफ वेक्टर इधर होगा, एफ वेक्टर जो होगा प्लस का क्यू ई, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, जिधर ई वेक्टर होगा यहाँ एफ जो होगा माइनस का क्यू ई वेक्टर, माइनस दिखा रहा है क्योंकि बल और विद्युत क्षेत्र दोनों सदिश राशि है, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यू एफ ई बराबर एफ अपॉन प्लस का क्यू, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कुल बल जो होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण एफ वेक्टर वो होगा आपके, इनको दोनों को ऐड कर दूं मैं, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा माइनस का क्यू ई वेक्टर, एफ नेट की बात करूं तो क्या आ जाएगा माइनस क्यू ई, और प्लस का क्यू ई को दोनों को ऐड कर दूंगा, तो याद रखना विद्युत द्विध्रुव के कारण जो आपका कुल बल होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है। क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो किसी भी पॉइंट पर के कारण जो कुल बल होता है वो कितना होता है, 0। एक तो ये ध्यान में रखना, और एक आता है इसमें बलागुण। बलागुण क्या होता है, बलागुण सिंपल है, टर्म्स है, रोटेटरी मोशन के लिए जनरली यूज होती है बलागुण। तो होता है बल इंटू बल के लंबवत दूरी, बल के लंबवत दूरी। तो देखो, तो यानी कि बलागुण को लिखते हैं टो से, तो बल आपका कोई सा भी एक बल का परिमाण, बल का एक परिमाण ले लेते हैं अपन, तो ये ले लेते हैं एफ कोई सा इंटू लंबवत दूरी आप कौन सी लोगे इसमें, अगर ए बी इसको सी ले लेता हूं तो थीटा के सामने हमेशा लंबवत दूरी होती है जहां पे लंब आता है, अगर ये थीटा लेता है तो ये लंबवत दूरी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि अपने लिए लंबवत दूरी क्या आ जाएगी, बीसी, तो एफ इंटू बीसी। इक्वेशन नंबर इसको नाम दे देता हूं फर्स्ट। त्रिभुज में आपको बी से निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी, त्रिभुज ए बी सी से आप निकालोगे, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा निकालनी है लंब, यानी कि साइन थीटा होगा लंब बटा लंब कौन सा होगा, बी सी, यानी कि जो कि आपको चाहिए बटा कर्ण कौन सी होगी, ए बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी और ए बी अपने को पता है कितनी है, 2a है, तो 2a, तो आपका बी सी कितना आ जाएगा यहाँ से 2a साइन थीटा। ये किस में रख दें अपन, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रखने पर फाइनली अपने पास आ जाएगा, तो आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, f की जगह लिख रहा हूं, f की जगह कितना लिखूं, क्योंकि f आपका होता है q इंटू ई, केवल परिमाण की बात करूंगा मैं, तो q यानी बल परिमाण के रूप में समझ जाओगे आप, q e इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2a साइन थीटा, इसलिए 2a और q को एक साथ लिख देता हूं, 2a q इंटू ई साइन थीटा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा इसकी जगह p द्विध्रुव आघूर्ण p e साइन थीटा, साइड में लिख देंगे कि यहाँ पे जो p जो होता है 2aq है, पहले बता दिया मैंने आपको, और टो क्योंकि साइन थीटा है तो ये कौन सा गुणनफल है, सदिश गुणनफल है, तो यहाँ पे आपको टो वेक्टर बना सकते हो, p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर, तो ये सारा का सारा इनका सदिश गुणनफल का केस है। स्पेशल केस भी बता सकते हो थीटा की, थीटा 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा, थीटा 0 का मतलब होता है कि मतलब ये सब ऐसे हो जाएगा, मतलब विद्युत जो आपका बलागुण है, ये विद्युत द्विध्रुव है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा, तो आपका टो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में टो क्या है, विद्युत क्षेत्र जो है की दिशा में इस विद्युत द्विध्रुव को खींचने का प्रयास करता है आपका बलागुण। तो बलागुण क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव को आपके विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। यानी कि ये अपन पहले ये ऐसे रेस्ट मोशन में पड़ा था, अपन ने बल लगा के इसको ऊपर अपन ने काम करा इस पे, तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन अपन जैसे इस पे काम हटाते हैं सीधा यहाँ पे आ जाता है। तो ठीक है, ये आपका बलागुण है, याद रखना ये भी फॉर्मूला। तो इसमें एक तो याद रखना है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी निकाय का कुल बल कितना होता है, तो कुल बल आपका 0 होता है, जबकि बलागुण कितना होता है, पी ई साइन थीटा के बराबर होता है। तो ध्यान रखना, और मैक्सिमम कब होगा इस टो का मान, तो साइन है तो 90 पे मैक्सिमम हो जाएगा, ये सब पता है आपको। तो ये हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट, और आपको कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी अगर आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल नहीं आ रहा मैं आके
यहाँ पे कल सोल्व करा दूंगा आपको। सारे न्यूमेरिकल आपको करने हैं, देख लेना, बिल्कुल इजी है। थोड़ा सा आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए कि कैसे अपन कर रहे हैं उसको, तो कोई बड़ा नहीं है। तो आप इसको कंटिन्यू आप पढ़ते रहो। चैप्टर कंप्लीट हो गया, पूरे के पूरे टॉपिक उसमें कंसिडर कर रखे हैं, हर एक पॉइंट। तो और अब अगला जो वीडियो आपका आएगा वो नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर से आएगा। गाउस का नियम जो कि इंपॉर्टेंट है, गाउस के एप्लीकेशंस बहुत पूछे जाते हैं, एक एप्लीकेशन हर साल लगभग आ ही जाता है, तो उसके बारे में देखना। और इस वीडियो को लाइक करना, आपको इस चीजें अगर समझ में आ रही है तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसको शेयर करना, ताकि किसी न किसी को इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको उस चीज का सोल्यूशन मिले। ठीक है, थैंक यू।